Today our lecture is, before my starting lectures, kindly to subscribe to our channels, that is Knowledge for Law, and to click the bell icons ताकि जितने भी हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं ये आप तक इन टाइम पहुँचते रहें। डियर स्टूडेंट, लॉ टाट में जो रेमेडीज़ का चैप्टर है उसके हवाले से हमने प्रीवियस डे आपको एक लेक्चर्स डिलीवर किया था जिसका अनुमान था डैमेजेस। नोट फॉर दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट कि रेमेडीज़ में दो किस्म की रेमेडीज़ आपको मिलती हैं, दो फोरम के ज़रिए आपको रेमेडीज़ मिलती। वन फोरम इज़ जुडिशियल और सेकंड फोरम इज़ एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल फोरम में जो आपको रेमेडीज़ मिलती हैं वो एक तो डैमेजेस हमने प्रीवियस डे आपको लेक्चर से डिलीवर कर दिया था, और सेकंड रेमेडी जो आपको जुडिशियल फोरम के थ्रू मिलती है वो इंजेक्शंस, एंड थर्ड वन इज स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ये तीन किस्म की रेमेडीज़ आपको जुडिशियल फोरम के थ्रू मिलती है। एक्स्ट्रा जुडिशियल फोरम के थ्रू आपको फोर्थ रेमेडीज़ मिलती है जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ का किन किन सूरतों में आपको मिलती है। डियर स्टूडेंट, टुडे लेक्चर is discuss in detail the kind of injections are awarded through court in the form of judicial remedy, and also describe the specific restriction of property in short. Dear student, आज का जो लेक्चर है इसमें जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो हुक्म इम्तनाई लेने के लिए आप बहुत बेचैन होंगे, और हुक्म इम्तनाई कितने किस्म के होते हैं और ये कैसे मिलते हैं आज हम आपको इस लेक्चर में आपको बताएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पेंसिल उठा ली होगी और लिखना शुरू कर दिया होगा कि हाउ मनी काइंड्स ऑफ इंजेक्शंस, और ये कैसे और किन रूल्स की बुनियाद पर ये लिए जाते हैं। इंजेक्शंस are divided into following forms: interim injections, जिसको आप इंटरलोकेटरी या टेम्परेरी इंजेक्शन भी कहते हैं, परपेचुअल और परमानेंट इंजेक्शंस, मैंडेटरी और प्रोहिबिटरी इंजेक्शंस। डियर स्टूडेंट, ये जो इंटरम और इंटरलोकेटरी और टेम्परेरी इंजेक्शन है इसमें जो आपको डिग्री से दी जाती है वो प्रोविजनली दी जाती है जब आप प्लेंटिफ लीगल एक्शंस फाइल करते हैं कोर्ट के सामने। इसकी वर्डिंग ऐसे है कि ये किन सूरतों में आप जब मुकदमा सूट दायर करते हैं और साथ अंडर आर्डर 39 रूल्स 1 और 2 CPC के तहत मिसलिनियस दरख्वास्त लगाते हैं, जिसको उर्दू में मुतफरक दरख्वास्त भी कहा जाता है। उसमें आप के पास जो लीगली लाजक होता है, आप ये कहते हैं इंटरम और इंटरलोकेटरी टेम्परेरी इंजेक्शन लेने के लिए, और उसकी वर्डिंग ऐसे होती है कि इफ़ एन इंजेक्शन इज़ रिक्वायर्ड एज ए मैटर ऑफ अर्जेंसी, अगर आपको हुक्म इम्तनाई अर्जेंट चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल टू प्रिवेंट एन इमिटेंट टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट हो रही है, आपके अगेंस्ट हो रही है, और आप ये चाहते हैं कि ये टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट हुक्म इम्तनाई मिलेगा तो ये फौरी तौर पर बंद हो जाएगी। विच कुड कंटेन डेफामेटरी स्टेटमेंट,
जो ब्रॉडकास्ट वो जो आपके ख़िलाफ़ चल रही होती है उसमें डेफेमेटरी स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट जो है वो शाया हो रही होती है, तो वो दिखाई जा रही होती है। इनसाइड केस, इस केस में प्लेंटिफ या दूसरे लफ्ज़ों में आप क्लेमेंट भी कहते हैं, मे अप्लाई टू द कोर्ट फॉर एन इंटरम और इंटरलोकेटरी और टेम्परेरी इंजेक्शन एज ए टेम्परेरी मेजर। टेम्परेरी मेजर के तौर पर प्लेंटिफ जो है अपना मुकदमा ये टेम्परेरी इंजेक्शन का दायर करता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सूट मेन सूट के दायर हो, ये बजाते खुद मेन सूट भी बन जाता है बाज़ केसेस में, और आप ओनली फॉर इंजेक्शन का सूट रेज करते होते हैं। अब ये जो टेम्परेरी मेजर आप लेते हैं, टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इन द केस। अब जब ये टेम्परेरी इंजेक्शन, इंटरलोकेटरी भी इसको कहते हैं, इंटरम इंजेक्शन भी इसको कहते हैं, तो इसके लिए अगर आपका केस लॉ के मेरिट पर आता है तो कोर्ट आपको ये ग्रांट कर देती है। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि मेरिट के रूल्स कितने हैं। नंबर 2 पे द स्टूडेंट परपेचुअल और परमानेंट इंजेक्शन भी आप लेते हैं। अब परपेचुअल्स या जिसको परमानेंट इंजेक्शन कहा जाता है वो किन सूरतों में आप दायर करते हैं और क्या कोर्ट के सामने आप लाजिक रखते हैं। आफ्टर हियरिंग द बोथ पार्टीज कोर्ट में ग्रांट द परपेचुअल और परमानेंट इंजेक्शन टू द क्लेमेंट और प्लेंटिफ इफ हिज केस फुलफिल द मेरिट ऑफ केस, मेरिट ऑफ लॉ। दोनों पार्टियों को सुनने के बाद कोर्ट जो है इंजेक्शन को परमानेंट कर देती है और परपेचुअल कर देती है कि अगर ये प्लेंटिफ का केस साबित हो जाए प्लेंटिफ की साइड पर, तो उस सूरत में ये परपेचुअल और परमानेंट इंजेक्शन की सूरत अख्तियार कर लेता है। नो एवरी टेम्परेरी और इंटरलोकेटरी इंजेक्शन बाद में परपेचुअल और परमानेंट हो जाता है जब कोर्ट में डिफेंस साइड पर कौंसल पेश होता है और उस इंजेक्शन पर जब हियरिंग होती है तो वही इंजेक्शन टेम्परेरी जो है वो परमानेंट की सूरत अख्तियार कर लेता है। नो मैंडेटरी इंजेक्शन क्या है? डियर स्टूडेंट, a mandatory injection is an order of the court instructing the defendant to undo some wrongful act. Mandatory injection में आप जब कोर्ट के सामने इस इंजेक्शन की इस्तदा करते हैं तो रॉन्गफुल एक्ट जो डिफेंडेंट की तरफ से हो रहा होता है उसको अनड्यू किया जाता होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू डिसमेंटल अ बिल्डिंग विच obstruct a right to light। अगर राइट टू लाइट आपका डिस्टर्ब हो रहा है तो कोर्ट आर्डर कर सकती है बिल्डिंग को डिसमेंटल करने की, पुल डाउन करने का। इस सूरत में आपको मैंडेटरी इंजेक्शन लिया जाता है। डियर स्टूडेंट, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरी इस प्रैक्टिस में कि आज तक किसी भी कोर्ट ने ये फ़र्क नहीं किया कि ये मैंडेटरी है या परमानेंट है या प्रोहिबिटेड है। एक ही लफ्ज़ लिखा जाता है इंटरम इंजेक्शन। अब जो लोग, जो स्टूडेंट या जो वकला मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि कम अज़ कम आप अपने इंजेक्शन की नोयत के हिसाब से ही इंजेक्शन का लफ्ज़ लिखवाया करें, काइंड लिखवाया करें। अब जज साहबान जो हैं वो शायद मेरी इस बात पर नाराज़ हों,
वो तो इतना शायद आप बताएंगे तो फ़र्क उनको महसूस होएगा। अब हर जगह जहाँ भी मैंने देखा है या स्टे ऑर्डर या दूसरा लफ्ज़ लिखा होता है इंजेक्शन, अब आगे कोई पता नहीं होता है ये इंजेक्शन किस नोयत का है, वेदर परमानेंट हो गया, परपेचुअल, या मैंडेटरी आप लेना चाहते हैं या प्रोहिबिटरी लेना चाहते हैं, कौन सा लेना चाहते हैं। इस पर नाचीज़ के पास एक इंडियन राइटर की किताब पढ़ी, उसने बड़ी थारोली डिस्कशन की थी कि ये मेंशन होना चाहिए कि किस किस्म का इंजेक्शन आपको चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, प्रोहिबिटरी इंजेक्शन ये कब लिया जाता है और इसमें वर्डिंग क्या होती है। डियर स्टूडेंट, ये वर्डिंग आप नोट कर लें क्योंकि ये वर्डिंग आम प्रेसिज आम किताबों में नहीं है। नो प्रोहिबिटरी इंजेक्शन में इट इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इस जो इंजेक्शन में कोर्ट का ऑर्डर ये होता है, इंस्ट्रक्टिंग द डिफेंडेंट, वो डिफेंडेंट को हदायत जारी करती है नॉट टू डू अ रॉन्गफुल एक्ट, कि प्रोहिबिट जैसे कि मानी भी इसके हैं कि मना करना, वो ये कहती है कि रॉन्गफुल एक्ट आप ना करें, सच एज द कमीशन ऑफ ए ट्रेसपास। अगर एक ट्रेसपास बार बार हो रहा है तो उस सूरत में उसका इर्तिकाब रोकने के लिए कोर्ट जो है जब प्लेंटिफ के हक में प्रोहिबिटरी इंजेक्शन दायर करती दूसरा प्रोहिबिशन उसको जारी करती है, तो साथ डिफेंडेंट को ये वर्डिंग वो लिखती है कि आप ट्रेसपास जो कर रहे हैं इसको फौरी तौर पर आप इसको स्टॉप करें, रोकें। नो सो मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंजेक्शंस जो रेमडीज़ है ये प्योरली डिस्क्रिशनरी है या इक्विटेबल है या कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट, इंजेक्शंस आर इक्विटेबल रेमडीज़ and order 39 rule 1 and 2 of civil procedure code formulating the under mentioned rule for taking the under mentioned above mentioned injection। order 39 rule और rules 1 और 2 जो हैं वो 3 रूल्स जो है वो फार्मूलेट करते हैं, जिसकी बुनियाद पर प्लेंटिफ अगर साबित कर देता है तो उसको इंजेक्शन जो ऊपर बयान किए गए हैं मुख्तलिफ किस्म के वो कोर्ट उसको दे देती है। नंबर 1, वेदर प्लेंटिफ केस कम्स इन द प्रिमा फेसाई केस, क्या प्लेंटिफ का केस जो है बादियोल नज़र में नज़र आता है कि इसको हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, वेदर प्लेंटिफ केस will get the balance of convenience in favor of plaintiff, क्या प्लेंटिफ का केस जो है वो प्लेंटिफ के हक में बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो हासिल कर सकता है। नंबर सी, वेदर प्लेंटिफ केस प्रूव्स कि if an injection is not granted plaintiff will suffers irreparable loss, क्या प्लेंटिफ का केस जो है वो साबित कर सकता है कि अगर इंजेक्शन प्लेंटिफ को ग्रांट नहीं किया जाता तो उसको इररिपेरेबल लॉस होगा। नो, ये जो 3 रूल्स हैं, प्रिमा फेसाई, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इररिपेरेबल लॉस, ये तीनों जो रूल्स हैं ये साबित करने होते हैं प्लेंटिफ को कि ये मेरे हक में आते हैं जब वो इंजेक्शन के लिए अप्लाई करता है। तो अगर उसके हक में आ जाते हैं तो अबाव मेंशन जो है जितनी काइंड्स मैंने इंजेक्शन की बताई हैं उसके हिसाब से जो भी वो लेना चाहता है कोर्ट उसको दे देती है।